तो चैप्टर 10, 11, 12 QT4 में आने वाले हैं, तो ठीक है इन्हीं का रिवीजन कर लेते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 10 है और 11, 12 तो ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, उन पे आएंगे बाद में। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 10 के लिए लिखो क्वेश्चंस। टॉपिक तो कोई एक्सप्लेन नहीं करना है ना फिर से? यस सर, नहीं करना। टॉपिक तो सारे क्लियर होंगे। रेशियो क्या होते हैं, रेशियो के साथ कैसे डील करना है, देन फर्दर ऑन प्रोपोर्शन आने वाला है, तो वो सब तुम लोगों को पता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लो, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन के साथ में डील कर रहे होगे क्वेश्चन में, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि फ्रैक्शन आने के बाद हो सकता है कि वो कोप्राइम ना हो ऑलरेडी, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कोप्राइम होने चाहिए, ठीक है ना। और कोप्राइम का मतलब होता है दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यही होता है कि फ्रैक्शंस के दोनों पार्ट ऊपर नीचे कोप्राइम हो आपस में, तो ठीक है। 34/144 ये जो बुक का क्वेश्चन है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो एक बार इसे कर दो, और फिर 81/27 इसे कर देना। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। हमेशा 2 से शुरुआत किया करो, 2 से 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। देखो कि कौन सा कॉमन फैक्टर है वहां पे, ठीक है ना। थर्टी 34/144 81/27। सर हो गया। सर फर्स्ट का आंसर बताऊं? दोनों हो गए, दोनों कर लो पहले। सर दोनों हो गए। नहीं सर देखो, जब भी शुरुआत करेंगे सिंपलेस्ट की तरफ जाने की, तो इतना ध्यान रहे कि अगर दोनों नंबर इवन है तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 2 से शुरुआत करो। दोनों को 2 से कट करने की कोशिश करो, और जब एक इवन एक और या दोनों और मिलते हैं तब ट्राई करो कि 3, 5 या कोई दूसरा नंबर हो रहा है क्या वहां पे। बोलो, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था वैसे, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ कैलकुलेशन में। सर हो गया। कैलकुलेशन की सर स्पीड भी फर्स्ट वाले ऑब्वियस का सी बात आंसर है, बताऊं? ज्यादा क्वेश्चन करोगे वहां से बढ़ेगी, है ना। सर फर्स्ट वाले का आंसर बताऊं? बिल्कुल बताओ। 17/72। एग्जैक्टली। 17 उसके अपॉन बाद 7। फिर कुछ भी 2 कॉमन फैक्टर है, क्योंकि दोनों नंबर इवन नंबर है, तो 34 जब 2 से उड़ेगा तो 17 बनेगा। 144 2 से उड़ेगा तो 72 बनेगा। 72। आगे कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, क्योंकि 17 होता है प्राइम नंबर, और 17 के बिना 72 नहीं आता है। 81/27 में ट्राई करोगे, 2 इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 2 इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों इवन नंबर, सॉरी 3 कॉमन फैक्टर है। तो अगर 3 81 को कट करेगा तो 27 बन जाएगा और नीचे 9 बन जाएगा। फर्दर ऑन 3 से ही काम चला सकते हैं, क्योंकि 3 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं। 9 ऊपर 9 नीचे 3, फिर ऊपर 3 नीचे 1। डल ये हो गया। ठीक है। फेयर में कर चुके हो तुम लोग ये सारे क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चंस ही हैं, तो रफ में करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। यस सर। ओके सर। चले आगे। यस सर। सर पर हमने तो फेयर में कर लिया। हाँ तो ठीक है, अब आगे मत करो। एक बार इस क्वेश्चन को कर दो। 60/75 इज इक्वल टू 4/y। ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा एक इक्वेशन एक वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो हाँ ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होती है। तो एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन सफिशिएंट है यहाँ पे। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, अप्लाई ट्रांसपोजिशन रूल्स। Throw y on that side, throw 75 on this side, and bring 60 downside as denominator. फिर हो जाएगा। क्योंकि एज लॉन्ग एज y डिनोमिनेटर में रहने वाला है, तो वैल्यू कहाँ से निकाल के दोगे। तो y को तो या वेरिएबल जो भी होता है उसे तो न्यूमरेटर में पहुंचाना ही पड़ेगा, है ना। सर आंसर बताऊं? 15। गलत है,
गलत है 15। क्वेश्चन ऐसे होने वाला है कि ऑलरेडी अगर इक्वेशन मतलब इक्वेशन दे रखी है तो इम्प्लाइज यूज करते हैं, एक्सप्रेशन दे रखा है तो इक्वल टू यूज करते हैं, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या मतलब समझ आया नहीं है तो कैसे समझे इस चीज को। अगर हम आगे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी इक्वल टू अंदर प्रेजेंट है, तो बाहर की तरफ इम्प्लाइज लगाओ। और अगर इक्वल टू नहीं है, मान लो कि सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसे चल रहा होता है नीचे की तरफ, कोई भी इक्वल टू नहीं है वहां पे, तब इक्वल टू यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे इक्वल टू है तो इम्प्लाइज यूज किया। 60 को y को उठा करके यहाँ फेंक दो। 75 4 तो वहीं जहां है वहीं रहेगा, 75 को उठा करके वहां फेंकोगे तो ऊपर जाएगा, और 60 ऑलरेडी ऊपर है तो इस तरफ यहाँ नीचे आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर 60 से डिवाइड करोगे तब भी आंसर आएगा, और चाहो तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। कॉमन फैक्टर दोनों का 5 है तो यहाँ 12 बन जाएगा और यहाँ 15 बन जाएगा। कॉमन फैक्टर दोनों का 4 है तो यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। कॉमन फैक्टर दोनों का 5 है 3 है तो यहाँ 5 बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। 1 into 5 ऊपर 1 सॉरी 5 नीचे कुछ भी नहीं है, 1 ही है 1। y is equal to 5। और कैसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे कि y is equal to 4 multiply 75 लिखा हुआ है अपॉन 60 लिखा हुआ है। 75 into 4 होता है 300 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल करोगे 30 अपॉन 6 5 होता है। आंसर सेम आएगा, मेथड डिफरेंस पॉसिबल है। हाँ कि ना। यस सर। सर तो इस वाले मेथड से करना है या फिर दोनों में से किसी भी मेथड से सर हर्षिता जैन। से किसी भी एक मेथड से करना है, दोनों से किसी भी एक मेथड से करना है। ये वाला मेथड नहीं कटिंग कर पा रहे इस तरीके से, उनको कॉमन फैक्टर देखने में मुश्किल होती है अभी। तो ठीक है वो प्रैक्टिस से हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन प्रैक्टिस करो तो पहले। तो ये वाला भी एप्लीकेबल है इस केस में जब वो नहीं कर पा रहे कॉमन फैक्टर से। हाँ या ना। यस सर। चलते हैं आगे। यस सर। ठीक है रेशियो की बात कर लेते हैं एक बार। यस लिखने की सर। जरूरत नहीं है, लिख चुके हो नोट्स में ऑलरेडी। रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज, दे मस्ट बिलोंग टू अ सिंगल सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि एक बार लेंथ लोगे, मान लो कि 5 सेंटीमीटर, और रेशियो का मतलब यही होता है दो डॉट का पेयर। 5 सेंटीमीटर इसको अगर तुम लोग लिखते हो 6 ग्राम तो ये यूजलेस है, क्योंकि हाइट को कंपेयर नहीं कर पाओगे वेट से, ये तो सेंसलेस है ये बात। तो इतना ये हो सकता है पॉसिबल, सर अगर मीटर आ जाए तो पॉसिबल है ना। तो मीटर अगर पॉसिबल है। तुम बोलोगे कि अगेन डिफरेंट है सेंटीमीटर मीटर, लेकिन ये दोनों बिलोंग करती है हाइट की यूनिट है, दोनों दोनों डिफरेंट यूनिट्स हाइट की ही तो है, क्योंकि इंटर कन्वर्टिबल है दोनों। तो 6 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर है ना, और ये 5 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो हैज नो यूनिट। तो अल्टीमेटली जाकर के तो दोनों यूनिट कैंसिल होनी चाहिए। हमें पता है कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है, तो लेफ्ट वाला नंबर एज ए न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर में चला जाएगा कौन, राइट वाला नंबर। राइट वाला। यूनिट कैंसिल होनी चाहिए वरना वो रेशियो हो ही नहीं सकता। तो 5:600 तो ये 1:120 लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये। यस सर। यस सर। तो ये रेशियो का मतलब होता है। यस सर। पहले लिखना है क्या? नहीं लिख चुके हो नोट्स में, चिंता मत करो। और ऐसे ही 1 किलोमीटर दे रखा है, इस 100 मीटर दे रखा है, सेम रेशियो देखते ही अगर वो बोले कि रेशियो को सॉल्व करो भाई, सिंपलेस्ट रेशियो को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि रेशियो इज अनदर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ओनली। तो ये नंबर रहेगा फ्रैक्शन में लिख दो पहले, तभी तो कन्वर्ट करोगे। सर आंसर 10। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है, और ये मीटर तो ऑलरेडी नीचे रखा हुआ है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। यूनिट होनी नहीं चाहिए रेशियो में, ये हमारा पर्पस है। तो गया उड़ जाएगा, 2 0 से 2 0 उड़ गए, 10:1। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो की।
बात समझ गए? यस ठीक है, क्वेश्चंस करिए। एक्सरसाइज पे आ जाओ। थर्टी सेंटीमीटर को आपको डिवाइड करना है, मतलब ये कोई लेंथ है 30 सेंटीमीटर, उसे डिवाइड करोगे आप लोग, है ना, किस रेशियो में? 2:3 में। ओके मतलब सर कि आप लोग इसके टुकड़े टुकड़े करोगे, नहीं टुकड़े टुकड़े नहीं करोगे, सिर्फ टुकड़े करोगे, 2 टुकड़े करोगे इसके, है ना, इस तरीके से। मतलब कि ये वाला रेशियो की जो लेंथ होती है, मान लो y है, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी? 30 माइनस वाई, है ना, 30 माइनस वाई। तो अब इन्हें जब सॉल्व करोगे इसे तो 2:3 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो करने का तरीका तुम खुद ट्राई करो एक बार, और फिर हम फिर डिस्कस करते हैं। 2:3, 2:3:4 भी तो पॉसिबल था यहाँ पे। तो उस केस में इसके 3 टुकड़े हो रहे होते हैं, है ना। बाय 18। ठीक है, 12/18। 12/8। हाँ सर 12/18। तो एक तरीका ये है हमारे पास, जो क्लास में डिस्कस नहीं किया था। 2 टुकड़े किए हैं तो उन दोनों का रेशियो इतना होना चाहिए, 2:3। तो 3 को उठा करके वहां फेंकोगे तो वो 3y हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जा करके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो यहाँ 60 माइनस 2y आ जाएगा, और यहाँ 3y आ जाएगा। 2y को उठा करके वहां फेंकोगे तो 3y प्लस 2y 5y हो जाएंगे 60। y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12। अगर y 12 है तो मतलब ये होगा 12 सेंटीमीटर, और 30 माइनस वाई मतलब 30 माइनस 12 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये मेथड तुमको बिल्कुल भी नहीं आया होगा। ये मेथड कौन सा है? हाँ, तो छोड़ो इस मेथड को, ये तो नहीं आएगा तुम लोगों को। लेकिन ये वाला मेथड, इस जब भी 2 रेशियो में फिर एक ही रेशियो दे रखा है तब ये वाला मेथड यूजफुल है, और नहीं तो इसे ऐसे करो। फ्रैक्शन निकालते हैं हम। फ्रैक्शन मतलब कि मान लो 2 टुकड़े करोगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो जितने टुकड़े दिए होते हैं उतने फ्रैक्शंस निकालते हैं पहले। तो कितने कितने हो जाएंगे? 2/2 + 3, टोटल नंबर ऑफ जो भी नंबर बन रहा है यहाँ पे वो 5 बन रहा है, यहाँ पे 3/5। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? फ्रैक्शन निकालने के बाद पार्ट 1 ही निकालना है, तो इसी के फ्रैक्शन से टोटल को मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा? सर आ गया। आ गया। और इन सबको ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे 2 ही पार्ट है, 2 को ऐड करोगे तो टोटल मिल जाएगा। 3 होते तब भी टोटल मिलता, 4 होंगे तब भी मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं वैसे क्लास में। ठीक है, और टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन निकालना तो बनता है भाई, इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। ये वाला कर दो एक बार। मीन प्रोपोर्शन निकालो। अगर बोला जाए कि 30 फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 36,16, तो इसका क्या मतलब है? अगर बोला जाए कि मीन प्रोपोर्शन या फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 36,16, तो इसका मतलब क्या है? हमें बीच में मीन प्रोपोर्शन बीच में होता है, इसे सॉल्व करना है। और अगर बोला जाए कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 36,16, तो
तो इसका मतलब होता है सर 36,1। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। इस केस में 16 बीच वाला जो नंबर है वो 2 बार रिपीट होगा और यहाँ पे y 2 बार रिपीट होगा, है ना? तो छोड़ो, दोनों करके देख लेते हैं। अगर मीन प्रोपोर्शन बोला है 36,16 का, सॉरी यस सर। थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ निकाल लो और मीन प्रोपोर्शन इस तरफ निकालो, निकालो। क्योंकि प्रोपोर्शन वाली इक्वेशन में लिखने के लिए 4 टर्म्स चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे तो 3 टर्म्स ही है। तो ऐसा करो 4 कर दो, बीच वाले नंबर को 2 बार लिख देते हैं हम लोग। अब ठीक है, अरे मुंह तो खोलो अपना। यस सर। और यहाँ क्या हो जाएगा? 36/16 इज इक्वल टू थर्ड नंबर यहाँ पर, फोर्थ नंबर यहाँ पर। समझ गए होंगे? y को उठा करके यहाँ फेंक दो, 16 वहीं रहेगा, ये वाला 16, ये वाला 16 कूद के वहां चला जाएगा और 36 कूद के नीचे आ जाएगा। 36 और 16 में कॉमन फैक्टर 4 है, चलो 2 ही है, तो ये 8 बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा। 18 और 8 में अगेन 2 कॉमन फैक्टर है, ये 9 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। हाँ या ना? यस सर। 9 सर। ना ही 16 को कट करता है ना ही 4 को कट करता है, तो 16 into 4 64 हो जाएगा अपॉन 9। इसी फॉर्म में सर आंसर बताओ। फ्रैक्शन में छोड़ दो आंसर और वहां चलते हैं आगे। यहाँ कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है। वहां चलते हैं, तो वहां y into y कितना हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। और 36 into 16 कितना हो जाएगा? 36 into 16 576। 576 हो रहा है, ठीक है। क्या सर मतलब 576 को ऐसे ही लिख फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट लगा दें? यस सर। ये आना चाहिए तुम लोगों को, अगर रिवीजन किया था तो। क्या ऐसा हो रहा है क्या कि उस दिन 2 महीने पहले जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया तो उसके बाद फिर से आज ही देख रहे हो? फिर से आज ही देख रहे हो, फिर तो प्रॉब्लम होने वाली है। रिवीजन करके नहीं आओगे तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। सर प्राइम फैक्टराइजेशन बताऊं? हाँ एग्जैक्टली, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। 2 से सर जाएगा। 6 times 2। अरे यहाँ तो बताओ पहले। ठीक है, 2 यस सर। 144 72 80 36 80 93। 2 के पेयर बनाओगे तो ये बन गए 2 के पेयर। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48। हर पेयर में से एक एक नंबर निकलता है, तो ये देगा आपको 8 into 3 24 आंसर आएगा। एक तो तरीका ये, और अगर डायरेक्ट तुम लोग सोच सकते हो कि 576 किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। लेकिन क्योंकि हम अगर इतना दिमाग ना चला पाए तो उस केस में इस तरीके से करते हैं। समझ गए? तो ऐसे क्यों देख रहे हो भाई, इतना आसानी तो था ये तो। हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री मेथड बहुत इजी है। ठीक है, गुड आफ्टरनून। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स पे आ जाओ। एक बार चैप्टर 11 के कुछ क्वेश्चंस देख लो। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, ये तो करना नहीं बनता है भाई, ये तो बिल्कुल बेसिक है। अगर ये भी नहीं आता तो इसका मतलब चैप्टर का रिवीजन किया ही नहीं है। ठीक है ना? सर आता है। क्लोज फिगर, ओपन फिगर। क्लोज फिगर की बात करेंगे जब भी हम एरिया पेरीमीटर की बात करेंगे, ओपन फिगर की बात नहीं करेंगे, है ना? और फिर और उसके बाद फिर क्या था? हाँ, एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन हो सकती है? वो इनफाइनाइट हो सकती है। 2 पॉइंट से पास होने वाली एक ही लाइन होगी। 1 3 पॉइंट से पास होने वाली एक भी लाइन नहीं होगी। सर्कल पॉसिबल है 3 पॉइंट से पास होने वाला, वो भी एक ही सर्कल।
ठीक है ना। और फिर इंटीरियर एक्सटीरियर और ऑन बाउंड्री तो बता ही दोगे किसी भी फिगर का, ये सर आता पॉइंट है लेकर के पूछा हो सकता है। पॉलीगन का मतलब होता है सर a सर closed वो figure with थ्री साइड्स और three मोर or more sides. हाँ मिनिमम 3 साइड से बनने वाला क्लोज फिगर। क्योंकि क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम 3 साइड की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। और जब मिनिमम साइड्स लोगे नंबर ऑफ, तो वो ट्राइंगल बनाएगा 3 साइड लेकर के। 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल, 5 से पेंटागन, 6 से हेक्सागन और इस तरीके से आगे की तरफ। ठीक है, चैप्टर 11 में कुछ पूछना है तो बताओ, यहाँ तो सब कुछ आसानी है। एंगल्स देख लो, एंगल टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेना, टाइप्स ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर तुमको पता है ही, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब वो लीनियर पेयर है। इसमें तो कुछ कराने जैसा है नहीं। Sir, 11 chapter easy है. हाँ ये एक बार 6 क्वेश्चन कर लो, 11.2 का 6 क्वेश्चन कीजिए। Two angles of a triangle are in ratio 2:3। मान लो कि वो दो एंगल कौन कौन से हैं, y/z मान लो उसे, ठीक है। वो दो एंगल से y/z है, मतलब मान लो कि ये वाला एंगल y हो जाएगा और ये वाला z हो जाएगा। तीसरा एंगल क्या है कि 70 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, y/z = 2/3। हाँ, और एक इक्वेशन ये बन Yes, सकती है sir. 70 डिग्री प्लस y प्लस z = ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे वो स्क्वायर 180. हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, तीनों के किसी भी केस में 180 डिग्री ही होता है। तो y प्लस z यही रहेगा, 180 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, ये 110 डिग्री हो जाएगा, तो ये y प्लस z ये ऐसे रहेगा। यहाँ तक तो ठीक है। आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसे, क्यों? एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी भी वेरिएबल की। एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो एक इक्वेशन दूसरी ये भी तो है हमारे पास। तो y = 2 को यही रहने दो, z को वहां फेंक दो, अपॉन 3 हो जाएगा। Yes, sir. यस सर y की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, 2z/3 प्लस z = 110 डिग्री। z कॉमन निकाल दोगे तो 2/3 प्लस 1 = 110। इसके बाद यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो z वहीं रहने दो, 2/3 प्लस 1 करोगे तो नीचे 3 आ जाएगा, दो ब्रैकेट लगा दोगे, प्लस = जो है वो है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई में क्या क्या आएगा, 3/3 1 और 3/3 3, 3/1 3, ठीक है। Yes, sir. z ऐसे ही रहेगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 5/3 बन जाएगा। यस हाँ. z = 110 वहीं रहने दो, 3 डिनोमिनेटर में कूद के जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन 5। 5 ने 110 को कैंसिल किया, 22 बन जाएगा, z = 66 आ जाएगा। अगर z 66 आ गया है तो यहाँ रख दो 66, तो y कितना मिल जाएगा, 266 अपॉन 3, 3 ने इसे कैंसिल किया तो 22, y = 44 आ जाएगा। तीनों को ऐड करके देख लो, 70 प्लस 44 प्लस 66, ये तीनों एंगल जब मिलेंगे तो 180 डिग्री देगा। और साथ ही साथ 44:2 से यहाँ रख के देखो ना, 44 यहाँ रखोगे, 66 यहाँ रखोगे, कट होकर के दोनों 2:3 दे रहे हैं, मतलब कि सब कुछ सही गया। ट्वेल्थ चैप्टर, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे अगर एक दूसरे को कट कर रही है तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस। और अगर वो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर 90 डिग्री फॉर्म कर देती है वाइल इंटरसेक्टिंग, तो वो बन जाएंगे दोनों परपेंडिकुलर लाइन। और पैरेलल लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, स्क्यू लाइन जो अलग अलग प्लेन्स में होती है। आगे चलोगे तो कॉन्करेंट लाइंस का मतलब होता है एक ही पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी लाइंस, ठीक। टाइप्स ऑफ एंगल्स में जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, फर्दर ऑन राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। इसके Yes, sir. अगर मान लो कि कोई चौक दे रखी है, ये है, ठीक है। ओके सर 12, 3,
6 9 10 11 8 7 5 4 2 1। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक उठाओगे, उनके बीच में एंगल होता है। बोलो, मान लो कि 6 और 5 की बात कर रहे हो, तो इनके बीच में कितना एंगल है वो छोड़ो, ये पूरा एंगल कितना होगा? 360। और 360 के तुमने कितने हिस्से कर रखे इस घड़ी पूरी घड़ी के अंदर ही? 12। 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब ये 360 के तुमने 12 हिस्से कर रखे हैं, तो मतलब कि एक हिस्सा कितने डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 30 डिग्री। ये समझ में आ गया होगा। Yes, sir. अरे सर्कल कहाँ गया? चलो ठीक है। तो अगर दो नंबर की बात करोगे तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 30 को, एक सेक्शन के एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 हो जाएगा। ऐसे ही आगे करोगे तो 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360। सही है? Yes, sir. इस तरीके से होगा। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स इफ द टाइम इज 9:45, सॉरी 9 hours 45 minutes, अगर ये टाइम हो रहा है तो फिर कितना एंगल बना रखा होगा आर एंड मिनट एंड में? तो 9:45 हो रहे होंगे सर फिर तो आर एंड यहाँ होगा और मिनट हैंड भी यही होगा, मतलब 0 डिग्री है आंसर। नहीं सर, आर एंड ऊपर 10 की तरफ होगा। हाँ एग्जैक्टली कल बता दिया, 10 की तरफ होगा। तो 10 11 8 7 5 4 2 1 10 की तरफ होगा, मतलब लेकिन एग्जैक्टली 10 पे नहीं होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है बच्चों के लिए। वैसे बता सकते हो क्योंकि टोटल होते हैं 60 मिनट्स एक 1 आवर में, ठीक है? तो 45 तक गया, मतलब 3/4 ऑफ 60 मिनट्स कवर कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 45। लेकिन वो 45 पार्ट निकालेगा 30 का, तो इतना हार्ड कोई पूछने वाला है नहीं अभी 6th क्लास के मैथमेटिकल लेवल पे एटलीस्ट। तो ये पूछ सकते हैं कि 6 PM ये टाइम बता दो, ये तो आसानी है। सर ये तो Yes, sir. 180। 6 तो ये सर स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। ठीक है। और अगर 3 PM पूछेगा वो तो 90 डिग्री। 90 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना? ओके सर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल और फिर एंगल। सर कर लेंगे। ठीक है सर ये मत करो। ठीक है। फिर और कुछ पूछना है तो पूछिए। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। No, sir. ये देखो एक बार। टू एक्स यहाँ एंगल दे रखा है, एक्स यहाँ दे रखा है, 90 डिग्री यहाँ दे रखा है। तीनों एंगल का सम हो जाएगा, इसका मतलब 90 डिग्री। तीनों एंगल का सम हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। 2x और 3x मिलकर के 2x और x मिलकर के 3x बन जाएंगे। यस। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। 90 को उठा करके वहां फेंक दो तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, x यहीं रहेगा, 3 इस बार नीचे रहेगा, तो x कितना मिल जाएगा? 30। x अगर 30 तो x कितना हो जाएगा? 60। इसे ऐड करो, इसे ऐड करो, इसे ऐड करो, 180 मिल गया, खत्म। यस। ठीक है फिर